नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपको बता दें, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में स्थानीय निवास फर्जीवाड़ा मामले में बड़ा एक्शन। 5 साल तक बने डोमिसाइल की होगी जांच। उत्तराखंड कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल आज पदभार संभालेंगे। देहरादून कांग्रेस भवन में पदभार ग्रहण करेंगे। उत्तराखंड में भालू का आतंक जारी। रुद्रप्रयाग में 7 महिलाओं पर किया हमला। चक्राता में दराती लेकर भिड़ गई महिला। उत्तराखंड में भूकंप से बचाव के लिए आज होगी प्रदेश भर में मॉक ड्रिल। आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करने के निर्देश। सेलाकुई में फूड सप्लीमेंट निर्माता कंपनी पर जीएसटी का छापा। 5 करोड़ की चोरी का खुलासा। चारधाम यात्रा अब 10 दिन और चलेगी। 25 नवंबर को शीतकालीन के लिए बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में आपको लिए चलते, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहना। भाव के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने जब प्रदेश में हमारी सरकार आई तो हम लोगों ने एक और व्यवस्था की। सोनभद्र में वन औषधियों का भंडार है और इको टूरिज्म की दृष्टि से इसे विकसित करने के साथ ही यहां पे जनजातीय युवाओं को टूरिस्ट गाइड के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य और जनजातीय समाज के परंपरागत और अनुभवी वैद्यों, औषधि तथा जड़ी बूटी विशेषज्ञों को प्रोत्साहित कर यहां के स्थानीय उत्पाद को प्रचारित प्रसारित करने और वन औषधियों का संग्रह करने की स्वतंत्रता भी जनजातीय समुदाय को दिया, जो वे अतिरिक्त आमदनी इसके माध्यम से कर सकें। बहनों और भाइयों, विकास की दृष्टि से तमाम विकास की परियोजनाओं को सोनभद्र जनपद में आगे बढ़ाने का काम किया गया है। खासतौर पर जो मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में हमारा सोनभद्र जाना जाता है और सोनभद्र में इस समय जो यहां पर हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया है, इसमें ओबरा में जो उत्तर प्रदेश राज्य उत्पादन निगम की इकाई है, इसमें 1320 मेगावाट की एक नया पावर प्लांट हम लोगों ने यहां पे लगाने में सफलता प्राप्त की है, जिसकी लागत 13,005 करोड़ रुपए से अधिक की है। इसके साथ ही यहां पे न केवल परियोजना लगी है, बल्कि इस परियोजना के साथ हजारों नौजवानों के लिए नौकरी की संभावनाएं भी इसके साथ खुली हैं। जनपद में कनहर सिंचाई परियोजना का निर्माण भी कराया जा रहा है, जिस पर 3,394 करोड़ रुपए की लागत इस परियोजना पे लगी है। इससे रावणसगंज दुग्धी एवं ओबरा विधानसभा क्षेत्र के 108 ग्रामों के 53,000 से अधिक कृषक परिवारों को 35,467 हेक्टेयर भूमि को भी इसके माध्यम से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है। बहनों और भाइयों, इन जनजातीय गांवों में पेयजल का अभाव था। जल जीवन मिशन के अंतर्गत हमारा प्रयास है कि जो 3,06,649 घर हर घर नल की योजना के माध्यम से जुड़ने हैं, इनमें से ज्यादातर में यह कार्य पूरा किया जा चुका है, लेकिन इसे सिचुएशन के लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए कार्य भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो साथ साथ जनपद में पहली बार एक राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण का कार्य भी पूरा हुआ है, जिसमें एडमिशन भी प्रारंभ हो चुके हैं। बहनों और भाइयों, इसके साथ ही यहां का जो जिला चिकित्सालय था, उसको भी 500 बेडेड किया गया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इन योजनाओं का लाभ यहां पर ले सकें।
आज सोनभद्र में लोग निवेश करने के लिए आ रहे हैं। 2,05,981 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव अकेले सोनभद्र के लिए ही प्राप्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये बताता है हजारों नौजवानों को इन निवेश प्रस्तावों के माध्यम से रोजगार की संभावना आगे बढ़ेगी और इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में हमें इसके माध्यम से सहायता प्राप्त होगी। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अकेले सोनभद्र जनपद में 80,516 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्षेत्र में 11,411 आवास शहरी क्षेत्र में और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 23,973 परिवारों को एक एक आवास उपलब्ध करवाने का काम किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 3,51,772 परिवारों को एक एक शौचालय, ग्रामीण क्षेत्र में 4,996 लाभार्थियों को शहरी क्षेत्र में भी एक एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया है और 669 सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण किया गया है। बहनों और भाइयों, पहले यहां पे परेशानी होती थी, ईंधन नहीं था, जंगल से लकड़ी या फिर गोबर के उपले में भोजन बनाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। अब प्रधानमंत्री जी ने आपको उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दिया है और उत्तर प्रदेश सरकार दीपावली और होली को फ्री में रसोई गैस का भरा हुआ सिलेंडर भी आपको उपलब्ध करवा रही है। इसमें 2,51,000 से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस के कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। 6,50,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड अकेले सोनभद्र जनपद में बने हैं और पीएम स्वनिधि में 8,000 से अधिक लोगों को जो स्ट्रीट वेंडर है उन्हें पीएम स्वनिधि का लाभ दिया गया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा अटल पेंशन योजना में 1,08,324, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 6,86,087, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 3,49,796 परिवारों को लाभान्वित किया गया है। तो पीएम जनधन योजना में 8,30,570 खाते अकेले यहां पर खोले गए हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 1,38,393 लाभार्थियों को 893 करोड़ रुपए का ऋण भी यहां प्रदान किया गया है। स्वामित्व योजना के अंतर्गत 9,000 से अधिक लोगों को जहां पे घर है वहीं पे उसके पट्टे भी उपलब्ध करवाए गए हैं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2,35,573 किसानों को 712 करोड़ रुपए की राशि अब तक यहां पर प्राप्त हुई है। इसके अलावा पीएम कुसुम योजना में भी 2,646 किसानों को सोलर पैनल उपलब्ध करवाए गए हैं। बहनों और भाइयों, अन्य तमाम प्रकार से योजनाओं का लाभ यहां पे दिया गया है और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में 8,324 बेटियों की शादी भी इस जनपद में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से इसका लाभ यहां के नागरिकों को प्राप्त हुआ है। 75,709 वृद्धजन, 26,432 निराश्रित महिलाएं, 11,017 दिव्यांग जन 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सोनभद्र जनपद में ले रहे हैं और यहां पर वीसी सखी और अन्य कार्यों के माध्यम से भी लोगों को शासन की योजना के साथ जोड़ने का कार्य हो रहा है। आज बहनों और भाइयों, वनाधिकार का जो पट्टा यहां के नागरिकों को सौंपा जा रहा है, यह भी और यहां के लिए जो विकास की योजनाएं दी जा रही हैं, ये कनेक्टिविटी से संबंधित भी हैं और यहां के समग्र विकास से जुड़ी हुई वे महत्वपूर्ण परियोजनाएं हैं।
आज के इस अवसर पर मैं आपके बीच इसीलिए आया हूं कि धरती आबा बिरसा मुंडा जी को हम नमन कर सकें, जनजातीय समुदाय को इस बात के लिए आश्वस्त कर सकें कि डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आपकी सुरक्षा, आपके सम्मान और आपके स्वावलंबन के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ी है। आपके साथ कदम से कदम मिलाकर के विकास की इस प्रक्रिया के साथ आपको जोड़ने का कार्य होगा। आज के इस अवसर पर इस समारोह में भागीदार बनने के लिए अरुणाचल और मध्य प्रदेश की जो हमारी कलाकारों की टीम आई है, मैं इनका भी उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से, अपने सोनभद्र के जनजातीय समुदाय की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। आप सबको धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं आप सभी लोग भगवान बिरसा मुंडा के बताए हुए रास्ते पर चलकर भारत प्रथम के भाव के साथ देश की सुरक्षा, संप्रभुता और विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आप सभी के प्रति अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेहिल आशीर्वचन हमें प्राप्त हुआ। अब धन्यवाद ज्ञापन हेतु माननीय प्रभारी मंत्री सोनभद्र श्री रविंद्र जायसवाल जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। और अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करेंगे। खबर रुद्रपुर से है, जहां नगर निगम की महापौर विकास शर्मा ने बिहार चुनाव परिणाम को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ हर वर्ग और हर धर्म के लोगों तक बिना भेदभाव पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सबके लिए समान रूप से कार्य करती है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान। महापौर शर्मा ने कहा कि बिहार की जनता ने अपने मतदान से यह सिद्ध कर दिया है कि देश में मोदी के नेतृत्व पर सबसे अधिक भरोसा है। उन्होंने कहा कि बिहार में भाजपा की जीत ने यह साफ कर दिया है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी से अत्यधिक प्रेम करती है। आगे बोलते हुए महापौर ने दावा किया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में भी भाजपा एक तरफा जीत दर्ज करेगी। उनका कहना था कि राज्य में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और जनता भाजपा के प्रति उत्साहित है। पूरा कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, पार्षद के साथ बैठकर, वहां के सम्मानित लोगों के साथ बैठकर एक 5 साल की रूपरेखा बना रहे हैं। देखिए, हमारा नगर निगम निरंतर विकास कार्यों को कर रहा है। पहले बोर्ड की बैठक के बाद हमने लगभग 6 करोड़ का अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गढ़वाल से है, जहां आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड के 2 दिवसीय प्रदेश अधिवेशन हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय परिसर में श्रीनगर में ये उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में स्थापना दिवस कार्यक्रम को लेकर प्रदेश भर से संगठन के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न महाविद्यालयों के नवनिर्वाचित छात्र संघ पदाधिकारियों ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम के दौरान संगठन की दिशा, व्यापक भूमिका और आने वाले वर्ष के कार्य क्रियाकलापों पर विस्तृत चर्चा हुई है। अधिवेशन में मौजूद प्रतिभागियों द्वारा कई महत्वपूर्ण सुझाव भी इस दौरान दिए गए, जिनके आधार पर संगठन ने आगामी वर्ष के लिए एक संकल्प पत्र जारी किया है और वार्षिक कैलेंडर भी तैयार किया। यह संकल्प पत्र संगठन को अधिक सशक्त, गतिशील और प्रदेश के युवाओं से जुड़े मुद्दों पर केंद्रित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। छात्र संगठन से गढ़वाल विश्वविद्यालय में श्रीनगर में ये कहेंगे कि हमारी जो कार्यकारिणी रहेगी, जो इस बार का हमारे कार्यकाल रहेगा, इसमें सभी लोगों को जो हम यहाँ कार्यकाल करेंगे उन्हें भी हम लोग बताएंगे कि कैसे कैसे काम करना है आगे और कैसे कैसे बड़े काम करने हैं। और साथ ही छात्र राजनीति के साथ साथ हमें आगे प्रदेश में भी बढ़ना है। इसमें हमारा जो 20वां स्थापना दिवस आज श्रीनगर गढ़वाल में मनाया जा रहा है, मैं समझता हूँ कि उत्तराखंड आर्यन छात्र संगठन उत्तराखंड का इकलौता छात्र संगठन है। जितने भी छात्र संगठन है वो किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के धुर्व हैं और राजनीतिक पार्टियों से संचालित होते हैं। आर्यन छात्र संगठन विशुद्ध रूप से एक इंडिपेंडेंट छात्र संगठन है जो स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखता है और आर्यन छात्र संगठन अपने 20वें स्थापना दिवस में प्रवेश कर गया है। हमें प्रदेश संयोजक की जो जिम्मेदारी मिली है, मैं संगठन का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का और अपने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ। ये एक जो प्रदेश अध्यक्ष की आज जिम्मेदारी मुझे मिली है,
ये सिर्फ एक पद नहीं है, एक जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी है तमाम उन छात्रों की, ये जिम्मेदारी है तमाम उस बेरोजगार की, ये तमाम उन युवाओं की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमको आगे ले जाना है और आने वाले 3 वर्षों में हमें हर उस छात्र की और हर उस व्यक्ति की लड़ाई लड़नी है जो इस उत्तराखंड के अंदर रहकर शोषित हो रहा है। छात्रों की लड़ाई तो हमने बहुत लड़ ली। अब मेरा ये मानना है कि हमें विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर एक आम जनमानस की लड़ाई को भी लड़ना है। आर्यन एक धरातल इकाई है छात्रों की, और इसका उद्देश्य प्रदेश में जितने पीड़ित छात्र हैं उनके लिए काम करना है। और आज हमें 20 साल पूरे हुए, ये बड़ी गर्व की बात है कि 20 साल ये प्रदेश का सबसे बड़ा अपना संगठन है और इससे जुड़े हुए लोगों के लिए बड़े हर्ष की खुशी कि हमारा ये 20वां स्थापना दिवस है और आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां उत्तराखंड हाई कोर्ट ने अपात्र विकलांगता प्रमाण पत्र के जरिए शिक्षा विभाग में आरक्षण का लाभ ले रहे दर्जनों कर्मचारियों के प्रमाण पत्रों की जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य आयुक्त दिव्यांग जन को 19 नवंबर को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य मेडिकल बोर्ड के महानिदेशक को नोटिस जारी कर फर्जी प्रमाण पत्रों की सत्यता जांच कर जवाब देने और दाखिल करने को कहा है। आपको बता दें कि नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड उत्तराखंड शाखा ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि अपात्र लोग धोखाधड़ी से दृष्टिबाधित श्रेणी के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, जिससे वास्तविक दिव्यांग उम्मीदवार अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। मामले में प्रशासनिक स्तर पर शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस और पारदर्शी कार्रवाई नहीं हो सकी और याचिका में कहा गया है कि राज्य मेडिकल बोर्ड में 2022 में हुए मूल्यांकन में शिक्षा विभाग दिव्यांग श्रेणी के कई कर्मचारी मेडिकल छात्र के लिए जानबूझकर उपस्थित नहीं हुए, जिससे उनके प्रमाण पत्रों के जाली होने का गहरा संदेह पैदा होता है। ये जनहित याचिका देहरादून मामले से रिगार्डिंग है, जहाँ पे को जो डिसेबिलिटीज़ से रिगार्डिंग एक एनजीओ है देहरादून में, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड लोग जो देख नहीं पाते उन लोगों के बिहाफ में हुई थी। उन्होंने जो अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें जो क्या बोलते हैं रीअसेसमेंट करने के लिए, यानी कि जो रीवैल्यूएशन चेक करने के लिए जो लोग पहले से ही इस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे जॉब पे हैं उनको प्रमोशन के रिगार्डिंग इवैल्यूएशन मांगा था। तो उसमें यह पाया गया कि 52 लोग जो थे उसमें से सिर्फ 13 यानी कि 13 लोग सिर्फ एलिजिबल पाए गए। बाकी जो थे या तो नॉट अपीयर दिखे और काफ़ियों के उसमें कागज़ों में जैसे कि आईडी पहचान नहीं पाए दिक्कत थी और कुछों के नंबर्स क्लियर नहीं हो पाए। फिलहाल खबरों में वक्त है कि हम ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां मुख्यमंत्री साय क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। ऐसी चेतना समाज संकल्प है 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का, और ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में ही ये थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार के कारण हमारे जवान बड़ी मुस्तैदी से लड़ाई लड़ रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। उसके बाद बस्तर में भी विकास की गंगा बहेगी। वैसे भी आज हम लोग नियत नीलानार योजना के माध्यम से 327 गांव को अभी तक आबाद कर चुके हैं। वहां पर सड़क, बिजली, पानी सब पहुंचा रहे हैं। स्कूल वहां पर खुल रहे हैं, अस्पताल खुल रहे हैं, राशन कार्ड वहां पर बन रहा है, राशन भी पहुंच रहा है, दूरसंचार के साधन वहां पर स्थापित हो रहे हैं और हम लोग पर्यटन को आगे बढ़ा रहे हैं। कहे कि पर्यटन की अपार संभावनाएं हमारे बस्तर में है और पर्यटन को हम लोग उद्योग का दर्जा भी दिए हैं और नई उद्योग नीति में भी हमारा बस्तर और सरगुजा संभाग को विशेष फोकस किए हुए हैं। इस क्षेत्र के हमारे बेटा बेटी कोई उद्यमी भी बनना चाहता है तो उनको विशेष प्रोत्साहन हमारी नई उद्योग नीति में है। 1 रुपया एकड़ में उनको उद्योग के लिए जमीन भी नई उद्योग नीति में हम लोग प्रावधान किए हैं। तो इस तरह से जनजातीय समाज के विकास के लिए हमारी ये सरकार वचनबद्ध है। मैं और
यहाँ पर हम लोग बस्तर क्षेत्र में बस्तर ओलंपिक और बस्तर पंडूम जैसा कार्यक्रम भी पिछले साल भी चलाए। इस साल भी बस्तर ओलंपिक का काम खेल चल रहा है। पिछले साल 1,65,000 पंजीयन हुआ था बस्तर ओलंपिक में। इस साल करीब 3 लाख से भी ऊपर, 2 गुना से भी ज्यादा पंजीयन हुआ है और वो खेल चल रहा है। इसके बाद बस्तर पंडूम, इसका भी आयोजन हम लोग करेंगे। आज इस क्षेत्र के हमारे लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं और नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं, और ये सब करने के लिए हमारी सरकार वचनबद्ध है। और जनजातीय गौरव दिवस का एक कार्यक्रम आज हमारे प्रदेश में हर जिले में आयोजन हुआ है। सब जगह हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण गए हुए हैं और 20 तारीख को इस समारोह का समापन सरगुजा के अंबिकापुर में करेंगे। और उस समापन समारोह में हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया, जो हमारे जनजातीय समाज की बहन है, बेटी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो मुख्य अतिथि के रूप में पधार रही हैं। आप सबसे भी आग्रह होगा कि आप सब लोग भी उसमें पधारेंगे। अंबिकापुर में 20 तारीख को 12 बजे ये जनजातीय गौरव दिवस समारोह का समापन होने वाला है। और आप सब लोगों से मैं यही निवेदन करते हुए कि मैं आपके बीच का, आपके समाज का बेटा हूं, भाई हूं, आप सब लोगों का आशीर्वाद चाहिए। आज जो इतना बड़ा दायित्व आपके बेटा, आपके भाई को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप सब लोगों ने दिया है, तो उनके विश्वास में खरा उतरें। छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता का सेवा कर सकें, छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा कर पाएं। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप सब लोगों का मार्गदर्शन हमेशा मुझे मिलता रहेगा, ऐसा आप सब लोगों से निवेदन है। और अभी ये कार्यक्रम समापन नहीं होगा, काहे कि हमको बिलासपुर में भी आज कई कार्यक्रम में शामिल होना है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर आयोजन होगा। हमारे और भी कई नेता अपना उद्बोधन देने से अभी बच गए हैं, उनका भी उद्बोधन यहाँ पर होगा। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह होगा कि अपने अपने जगह पर आप लोग बैठे रहेंगे, इधर उधर नहीं होंगे। ये कार्यक्रम आगे और भी चलेगा। मैं फिर से एक बार आप सब लोगों का जनजातीय गौरव दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोले दंतेश्वरी माई की, दंतेश्वरी माई की। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके पश्चात हमारे बीच उपस्थित हैं गुंडाधुर परिवार से दुलारू जी, उस वीर शहीद के परिवार से हमारे बीच उपस्थित हैं दुलारू जी। तो अब इस बीच से सीधे आपको बता दें उत्तराखंड के उधम सिंह नगर ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं। जाता है उनके द्वारा वहां प्रस्तुति जाती है। भाइयों बहनों, नानक मता का इतिहास केवल धार्मिक महत्ता सीमित नहीं है, बल्कि ये भूमि सामाजिक समरसता समानता की जीवंत प्रतीक रही है। ये पवित्र धरा श्री गुरु नानक जी के दिव्य शिक्षाओं से लेकर समृद्ध जनजाति परंपराओं की रही है। श्री गुरु नानक देव जी का मानना था, यदि समाज के सबसे कमती की आवाज सुनी जाए और उसे सम्मान मिले तो पूरा स्वतः ही सशक्त और प्रगतिशील बन जाता है। असल में गुरु नानक देव जी और भगवान बिरसा मुंडा जी दोनों अपनी शिक्षाओं द्वारा, दोनों ने ही अपनी शिक्षाओं के द्वारा को सशक्त, जागरूक और कुरीतियों से मुक्त बनाने का संदेश दिया। इसके साथ साथ भगवान बिरसा मुंडा जी ने धर्मांतरण जैसी गंभीर समस्या के खिलाफ भी आंदोलन करके समाज को जागरूक करने का काम किया। आज उन्हीं से प्रेरणा लेकर भगवान बिरसा मुंडा जी के
कार्यों से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार भी उत्तराखंड में सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोक्रेसी को संरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करने के साथ ही लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने देश में सबसे पहले समान नागरिकता का कानून उत्तराखंड में लागू करके सभी को समान अधिकार देने का भी किया है। हमने संविधान के अनुच्छेद 322 के अंतर्गत वर्णित हमारी सभी अनुसूचित जनजातियों को संहिता से बाहर रखा है, जिससे हमारी जनजातियों और उनकी रीति रिवाजों का रक्षण किया जा सके, संवर्धन किया जा सके और उनको सबको आगे बढ़ने का अवसर पाए। आज के इस अवसर पर मैं कोई बहुत राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, पर इतना अवश्य कहूंगा कि आज भी कुछ लोग जो विकास को अवरुद्ध करने की राजनीति करने में लगे हैं, लेकिन मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश के विकास में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे, कोई रुकावट आने देंगे। ये काम अनवरत रूप से आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का